हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स लॉ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये मोस्टली हर बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे कि ह्यूमन राइट्स ओरिजिनेट कैसे हुए एंड टाइम टू टाइम इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। मैंने और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विज़िट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के ओरिजिनेशन की। ह्यूमन राइट्स के ओरिजिन को हम स्टोइक फिलोसोफर्स की फ़िलॉसफ़ी से ट्रेस कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि स्टोइक फिलोसोफर्स कौन हैं? तो स्टोइक फिलोसोफर्स वो पर्सन्स हैं जो स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स और टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। स्टोइसिज्म एक स्कूल ऑफ फिलोसफी है जो 3rd सेंचुरी BCE में एंशियंट ग्रीस में ओरिजिनेट हुआ था। ह्यूमन के नेचुरल राइट्स का डेवलपमेंट स्टोइक फिलोसोफर्स द्वारा ही किया गया है। उन्होंने पहले नेचुरल लॉ थ्योरी को डेवलप किया और उसके बाद उसी के थ्रू ह्यूमन राइट्स के नेचर को एक्सप्लेन किया। अब एक बात जानना और इम्पॉर्टेंट है और वो ये कि इन फिलोसोफर्स द्वारा नेचुरल लॉ थ्योरी को एक्सप्लेन या फॉर्मुलेट करने से काफ़ी पहले से ही ग्रीक स्टेट्स के सिटीजन्स कुछ बेसिक राइट्स को एंजॉय कर रहे थे। यानी कि नेचुरल लॉ थ्योरी के फॉर्मुलेशन से पहले ही ग्रीक सिटीजन्स के पास ऑलरेडी कुछ बेसिक राइट्स अवेलेबल थे जो वो एंजॉय कर रहे थे। और वो कौन से बेसिक राइट्स थे? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू इक्वल स्टेटस फॉर ऑल। स्टोइक फिलोसोफर्स द्वारा नेचुरल लॉ थ्योरी का फॉर्मुलेशन रोमन माइंडसेट को भी सूट किया। रोमन्स मानते थे ह्यूमंस को अपने आप को रैशनली और मॉरली दोनों एस्पेक्ट से सुधारना चाहिए। रोमन फिलोसोफर सिसेरो ने ह्यूमन राइट्स के यूनिवर्सल नेचर पर जोर दिया और कहा कि नेचुरल लॉ यूनिवर्सल होता है जो कि अनचेंजिंग एंड एवरलास्टिंग होता है। रोमन्स ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए जो बॉडी ऑफ लीगल रूल्स का फॉर्मुलेशन किया वो स्टोइक फिलोसोफर्स द्वारा डेवलप किए गए नेचुरल लॉ कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके किया। यानी कि जो स्टोइक फिलोसोफर्स ने नेचुरल लॉ थ्योरी डेवलप की थी उसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके रोमन्स ने एक बॉडी ऑफ लीगल रूल्स का फॉर्मेशन किया जिसके थ्रू वो जस्टिस को एडमिनिस्टर करते थे। उन्होंने इन बॉडी ऑफ रूल्स को कस्टम्स और साथ ही में रीजन्स के एप्लीकेशन के बेसिस पर डेवलप किया। उन्होंने न केवल अपने ओल्ड लॉज को मॉडर्नाइज किया बल्कि लीगल प्रोसीजर्स में हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करने पर भी जोर दिया। तो ये तो बात हो गई ह्यूमन राइट्स के ओरिजिन की। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स मिडिल एज में कैसे डेवलप हुए। तो मिडिल एज में फ्रेंच फिलोसोफर एबेलॉर्ड एंड इटालियन प्रीस्ट थॉमस एक्विनास जैसे स्कॉलिस्टिक फिलोसोफर्स ने नेचुरल लॉ के कॉन्सेप्ट पर जोर दिया और कहा कि नेचुरल लॉ हायर प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है जिन्हें रीज़न से डिराइव किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ह्यूमन पर्सनालिटी को लॉ एंड सोशल लाइफ का एक मेन कंसर्न बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने स्लेवरी की प्रैक्टिसेस की एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई किया। यानी कि उन्होंने माना कि गुलामी उस टाइम पर एग्जिस्ट करती थी और इस वजह से मैन मिडीवियल फिलॉसफी ऑफ लॉ से दूर हो गया। ह्यूमन क्वालिटीज़ के प्रति रिस्पेक्ट के डेवलपमेंट पर फोकस नहीं किया गया बल्कि सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट के प्रिंसिपल्स के डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया गया। और यही प्रिंसिपल आगे चलकर ह्यूमन राइट्स के इंटरनेशनल प्रोटेक्शन में सबसे बड़े ऑब्स्टेकल में से एक बन गया। और इसके बाद फिर से 16th सेंचुरी में नेचुरल राइट्स के डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल इटालियन डिप्लोमैट मचिवेलीज़ की टीचिंग से हुई। उन्होंने नेचुरल लॉ के कॉन्सेप्ट को अपोज किया और एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट किया। इनकी फ़िलॉसफी नेचुरल लॉ जैसे किसी मिस्टिकल थॉट पर बेस्ड नहीं थी बल्कि वो एक हेयर एंड नॉ फिलॉसफी पर बेस्ड थी। इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर बैड और सेल्फिश था जिसकी वजह से ह्यूमन माइंड में प्रेजेंट एंटी सोशल एलिमेंट्स को दबाने और ख़त्म करने के लिए स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट इम्पॉर्टेंट था। हालांकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के इन्फ्लुएंस ने जो कि अपने स्कोप और इम्पैक्ट में प्रोफाउंड थी उस टाइम में प्रेजेंट सिचुएशंस को चेंज कर दिया। तो अब हम बात करते हैं कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी नेचुरल लॉ थ्योरी से क्लोजली लिंक्ड है क्योंकि नेचुरल लॉ थ्योरी उसी बेसिस पर फॉर्मुलेट की गई थी
जिस बेसिस पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का फॉर्मुलेशन हुआ था। ये थ्योरी पॉलिटिकल फिलोसोफर्स जैसे कि थॉमस होब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रोजियो की राइटिंग्स पर बेस्ड थी। इन सब ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प ली ताकि इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में जो रिलेशन है उसे एक्सप्लेन किया जा सके। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के जो अपहोल्डर्स थे उन्होंने ह्यूमन राइट्स को नेचुरल राइट्स के रूप में कंसिडर किया, क्योंकि ह्यूमन राइट्स स्टेट के साथ लोगों द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित थे। उन्होंने समझाया कि जिन लोगों ने पॉलिटिकल सोसाइटी बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने अपने कुछ नेचुरल राइट्स जिसे वो पहले एज अ बेसिक राइट इंजॉय कर रहे थे उनका त्याग कर दिया, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। ये एक इंडिविजुअल के नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स थे और स्टेट ने इन राइट्स को एक्सरसाइज करने में इंटरफेयर नहीं कर सकता था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के राइटर्स की टीचिंग्स नेचुरल लॉ के कॉन्सेप्ट को और मजबूत करती हैं। अब हम बात करेंगे कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन का क्या रोल था ह्यूमन राइट्स के डेवलपमेंट में। अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने अमेरिका में नेचुरल राइट्स के डेवलपमेंट और ग्रोथ को काफ़ी मजबूत किया। 4 जुलाई 1776 को द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ने अमेरिकन लोगों की इनएलिएनेबल राइट्स की डिमांड को फुलफिल करने का वादा किया। अमेरिका ने 1791 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके बिल ऑफ राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया। बिल ऑफ राइट्स रिफर्स टू द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इन अमेंडमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया ताकि इंडिविजुअल्स को सर्टेन फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की जा सकें। पहले ये राइट्स नीग्रोज को अवेलेबल नहीं थे, लेकिन बाद में ये सारी सिविल लिबर्टीज़ उन्हें भी दे दी गईं। 15th अमेंडमेंट ने इस चीज़ पर फोकस किया कि सिटीजन्स का वोट करने का अधिकार यूनाइटेड स्टेट्स या किसी भी स्टेट द्वारा रेस, कलर या प्रीवियस कंडीशन ऑफ सर्विट्यूड के बेसिस पर डिनाई या अब्रिज नहीं किया जा सकता है। और 19th अमेंडमेंट ने ये प्रोवाइड किया कि सेक्स के बेसिस पर भी ये सारे राइट्स को डिनाई या अब्रिज नहीं किया जा सकता है। तो अमेरिका में ह्यूमन राइट्स का डेवलपमेंट कुछ इस तरह से हुआ। अब हम बात करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या रोल प्ले किया ह्यूमन राइट्स के डेवलपमेंट में। फ्रेंच रेवोल्यूशन अमेरिकन रेवोल्यूशन द्वारा इस्टेब्लिश किए गए प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड था। मेन डिफरेंस ये था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड फ्रेंच रिजीम के इनजस्टिस का रिजल्ट था। फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन था इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फैटर्निटी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के राइटर्स ने मैनकाइंड के लिए एक न्यू एरा का एडवेंट यानी शुरुआत का दावा किया, जिसमें इंडिविजुअल्स के राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जैसे राइट्स के अपसर्च को इम्पोर्टेंस दी गई। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि गवर्नमेंट को इन राइट्स को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट ऐसा करने में फेल हो जाती है तो उस गवर्नमेंट को पावर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि अगर गवर्नमेंट सिटीजन्स के कुछ बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट या प्रोवाइड नहीं कर पाती है, प्रिजर्व नहीं कर पाती है, तो उस गवर्नमेंट को पावर में रहने का भी कोई राइट नहीं है। हालांकि ये राइटर्स या फिलोसोफर्स नहीं थे जिन्होंने इन सभी इवेंट्स को इन्फ्लुएंस किया था, बल्कि ये फ्रेंच स्टेट्स जनरल की कन्वीनिंग ने डिज़ायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस किए। नेशनल असेंबली ने फ्री सिटीजन्स और अदर सिटीजन्स के इनएलिएनेबल राइट्स की एक लिस्ट तैयार की और मैन और अदर सिटीजन्स के इन राइट्स के डिक्लेरेशन को 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। और ऐसा कहा जा सकता है कि इस डिक्लेरेशन ने ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट में एक बहुत अहम पॉइंट को पूरा किया। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि प्रैक्टिकल पर्पसेस से फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल बिल ऑफ राइट्स के डिक्लेरेशन ने ह्यूमन राइट्स के डेवलपमेंट में इंटरनेशनली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया था। अब हम बात करते हैं द अटलांटिक चार्टर के बारे में। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने मिलकर एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया, जिसमें दोनों लीडर्स इस बात पर अग्रीड थे कि इनकी अपनी अपनी कंट्रीज़ की नेशनल पॉलिसीज़ में कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जिन पर वर्ल्ड के बेटर फ्यूचर की होप बेस्ड है। और साथ ही में इस बात पर भी अग्री किया गया कि वो सभी लोगों के अपनी गवर्नमेंट खुद चुनने के राइट्स को रिस्पेक्ट करते हैं और वो चाहते हैं उन सभी को उनके सॉवरेन राइट्स वापस मिलें जिन्हें इन चीज़ों से फोर्सिबली डिप्राइव किया गया हो। अब क्योंकि इस डिक्लेरेशन को दो पावरफुल स्टेट्स के द्वारा साइन किया गया था, इसलिए इसे ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के डेवलपमेंट में काफ़ी गहरा असर पड़ा। एक एडिटोरियल कमेंट में मिस्टर L.H. वुल्सी ने कहा कि अटलांटिक चार्टर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स के प्रिंसिपल्स की एक स्टेटमेंट है
जिसमें दोनों स्टेट्स पोस्ट वॉर के बाद के गाइडेंस और अचीवमेंट्स के लिए कमिटेड हैं और इस डिक्लेरेशन को बाद में सोवियत यूनियन द्वारा भी मंजूरी दे दी गई। फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 26 सेशन में फॉलोइंग रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया। सभी ह्यूमन बींग्स को ये राइट है कि वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, क्रीड और सेक्स अपनी मटीरियल वेलबींग और अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को परस्यू करने का हक रखते हैं। इसके अलावा कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन राइट्स की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन के लिए अपनी वॉइस रेस की। इस तरीके से एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट इमर्ज हुआ, जिससे पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया, जिसका काम बिल ऑफ राइट्स को फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करना था। फाइनली सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में, जो कि 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक हुई थी, उसमें यूएन चार्टर को अडॉप्ट किया गया, जिसमें ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स की रिस्पेक्ट करने के लिए कई सारे प्रोविजंस ऐड थे, जो रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पर नहीं थे। जनरल असेंबली को ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स की रियलाइजेशन के लिए स्टडीज़ इनिशिएट करने को कहा गया, ताकि वो रिकमेंडेशंस दे सकें। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को ऑथराइज़ किया गया कि वो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स के प्रति रिस्पेक्ट को प्रमोट करने के लिए जनरल असेंबली और अदर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ को रिकमेंडेशंस दे सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम क्विकली इन सभी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन राइट्स का ओरिजिन स्टोइक फिलोसोफर्स द्वारा किया गया। उन्होंने नेचुरल लॉ थ्योरी को डेवलप किया और फॉर्मुलेट किया। इस थ्योरी के फॉर्मुलेशन को रोमन माइंडसेट ने भी एक्सेप्ट किया। इसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के जो राइटर्स थे, उनकी टीचिंग्स ने नेचुरल लॉ थ्योरी के कॉन्सेप्ट को और मजबूत किया। इसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन ने ह्यूमन राइट्स के डेवलपमेंट में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, एंड इसके बाद द अटलांटिक चार्टर, जो दो बड़े प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के बीच में हुआ था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। और इसके बाद फाइनली सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में यूएन चार्टर को अडॉप्ट किया गया, जिसमें ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स की रिस्पेक्ट के लिए कई सारे प्रोविजंस ऐड थे। तो ये हुआ ह्यूमन राइट्स का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड येस, don't forget to subscribe to Dialectical Girl for more such educational content. Thank you for watching.